morning student, welcome to SGI online class 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों आज मैं आपको पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत वर्तनी को शुद्ध व अशुद्ध किस तरीके से लिखते हैं तथा उस अशुद्ध शब्द का शुद्ध प्रयोग किस तरीके से है मैं ये समझाऊंगी। तो उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा को बोलना और लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। फिर से सुनिए, उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके द्वारा भाषा का बोलना तथा लिखना प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। सबसे पहले देखिए हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द है आभीन और शुद्ध शब्द अधीन। अशुद्ध शब्द है पालतू और शुद्ध है पालतू। अशुद्ध शब्द है बीमारी और शुद्ध है बीमारी। अशुद्ध शब्द है क्योंकि और शुद्ध शब्द है क्योंकि। दूसरे नंबर पे है ए ऐ ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द कौन और शुद्ध शब्द कौन। अशुद्ध शब्द शैर और शुद्ध शब्द शैर। अशुद्ध शब्द दौड़ और शुद्ध शब्द दौड़। इसके बाद है नासिका संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द शरण और शुद्ध शब्द शरण। अशुद्ध शब्द है रणभूमि और शुद्ध शब्द है रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द व्याकरण और शुद्ध है व्याकरण। इसके बाद है सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा और शुद्ध परीक्षा। अधिकतर गलती होती है परीक्षा और परीक्षा लिखने में, तो शुद्ध शब्द क्या है परीक्षा। इसी प्रकार से चाहिए, चाहिए अशुद्ध शब्द है और चाहिए शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है वर्षा और शुद्ध शब्द है वर्षा। अशुद्ध शब्द है कृपा और शुद्ध कृपा। इसको मैं पुनः दोहराऊंगी। उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी कुछ ऐसी अशुद्धियां जिनके कारण भाषा का बोलना और लिखना दोनों ही प्रभावित होता है, इनके सही ज्ञान से भाषा की शुद्धता बनी रहती है। पहला हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। अशुद्ध शब्द आधीन और शुद्ध है अधीन। अशुद्ध शब्द है पालतू और शुद्ध शब्द पालतू। अशुद्ध शब्द है बीमारी और शुद्ध शब्द है बीमारी। अशुद्ध शब्द है क्योंकि और अशुद्ध शब्द इसका क्योंकि। इसके बाद ए ऐ ओ संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द ऐसा और शुद्ध शब्द ऐसा। अशुद्ध शब्द है कौन और शुद्ध शब्द है कौन। इसके बाद अशुद्ध शब्द शैर और शुद्ध शब्द है शैर। अशुद्ध शब्द है दौड़ और शुद्ध शब्द है दौड़। नासिका संबंधी शुद्ध प्रयोग। अशुद्ध शब्द शरण और शुद्ध शब्द है शरण। अशुद्ध शब्द है रणभूमि और शुद्ध शब्द है रणभूमि। अशुद्ध शब्द है गुण और शुद्ध शब्द है गुण। अशुद्ध शब्द है व्याकरण और शुद्ध शब्द है व्याकरण। सामान्यतः की जाने वाली कुछ अन्य त्रुटियां। अशुद्ध शब्द परीक्षा और शुद्ध शब्द परीक्षा। अशुद्ध शब्द चाहिए और शुद्ध शब्द चाहिए। अशुद्ध शब्द है वर्षा और शुद्ध शब्द है वर्षा। अशुद्ध शब्द है कृपा और शुद्ध शब्द है कृपा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ में जो मानक संबंधी, जो वर्ण संबंधी कुछ अशुद्धियां
अशुद्धियां हैं, जो मात्राओं में बच्चे अशुद्धियां करते हैं, इसको पढ़ करके आप समझेंगे और शुद्ध शब्द लिखने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am Ekid Vedi and today I am going to explain you how to write a notice in grammar. Okay, so try to understand it seriously and you have to note down all this material in your grammar notebook. Okay. So let us start it. Students, before writing a notice, you should keep some points in your mind. Some important points to be kept in your mind before writing a notice. First one, a notice should contain. एक नोटिस में contain only concise and precise information. That means reasonable or brief information ही होनी चाहिए, कुछ भी अनावश्यक नहीं होना चाहिए. A formal tone of language should be used. Any ambiguity is avoided. नोटिस लिखने के लिए हमें फॉर्मल टोन का यूज करना चाहिए. हमारी लैंग्वेज का जो टोन है that should be formal. Any ambiguity is avoided. Ambiguity means unclarity, the earthquake, the words that are not clear in meaning. ऐसे शब्द जो मीनिंग में क्लियर ना हो उनको हमें प्रयोग करने से बचना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, there should be only useful information in it. नोटिस लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए that there should be only important and useful information. केवल उसमें important और useful information होना चाहिए. There should not be anything that is unnecessary. कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो unnecessary हो. Okay? Now next thing, information like who. ऐसी इंफॉर्मेशन लाइक हु द नोटिस इज मींट फॉर. नोटिस किसके लिए लिखी जा रही है? फॉर हुम यू आर राइटिंग नोटिस. फॉर हुम यू हैव टू राइट नोटिस शुड बी मेंशन्ड क्लियर. ये चीज यहां पर स्पष्ट होनी चाहिए. एंड हु हैज ड्राफ्टेड इट. नोटिस को ड्राफ्ट कौन कर रहा है? That means who is writing the notice. Notice कौन लिख रहा है? That name should be mentioned in it. Okay, without writing the name of a drafter or without having unclarity about whom is it written is incomplete. Notice किसके लिए लिखा जा रहा है? कौन लिख रहा है? And रिलीवेंट डेट, यहाँ पे आवश्यक डेट भी होनी चाहिए. मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग अ नोटिस डेट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड. ओके. एंड वेन्यू मीन्स वेयर टू बी समथिंग ऑर्गेनाइज्ड. कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए कि किससे कांटेक्ट करे फॉर एनी डिटेल्स, फॉर एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेयर वन शुड कांटेक्ट. एंड शुड बी अवॉइडेड, शुड बी इंक्लूडेड इन नोटिस. ये सारी चीजें नोटिस में होनी चाहिए. ओके. डेट, प्लेस, हु इज राइटिंग द नोटिस, टू whom it is being written, to whom we have to contact, okay, and when. Everything should be mentioned clearly. Next point, the word limit of writing a notice is usually 50 words.
जनरली क्या होता है, नोटिस राइटिंग की लिमिटेशन होती है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. लास्ट पॉइंट दैट इट शुड बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स. आपको एक बॉक्स बनाना रहता है और इस बॉक्स के अंदर इसको इनक्लोज करना होता है. दैट मीन्स नोटिस शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड फॉर एवरीथिंग ऑल द डिटेल्स मार्क्स आर डिसाइडेड. ओके, फॉर्मेट के लिए और हेड के लिए, बॉडी के लिए, सबके लिए मार्क्स डिसाइडेड होते हैं. दैट्स व्हाई यू शुड राइट अ नोटिंग clearly by using impressive language. You should use some important relevant information. You should not use unnecessary words. It should be complete, okay, in every respect. So students, you have to write this in your notebook. Now I am providing you one sample, that means one example of writing a notice. Students, see the sample. I have provided one sample for notice writing. You have to note down it in your notebook of grammar. Okay. First, you have to make box like this. Okay. Then in the top of box, in middle side, you have to write a name of the institution. That means where are you studying? Suppose ABC Senior Secondary School, Shivaji Inter College, Keshavnagar. Okay. Then write notice in capital letter. Then you have to write reasonable heading. Purse found, purse lost, drawing and painting competition, annual function. Okay, here I have written parent teacher meeting. This is the topic. Now on this side you have to write date, that is 3rd June 20. You have to write the date according to your own whenever notice is being written. Now we can start like this. Students are informed hereby. You can also start it like all the students of class 6th to 10th hereby are informed. Okay, but I have written students are informed hereby that PTM will be held on this Saturday. Okay, coming Saturday को PTM होने जा रही है to discuss the result of quarterly exams held last month. जो पिछले महीने एग्जाम्स हुए थे उस पर डिस्कशन करने के लिए PTA टीचर मीटिंग होने जा रही है. ओके, यू हैव टू राइट हियर डेट 10th June. सपोज ऑन सैटरडे इट इज 10th June. Time of notice 9 AM to 11 AM. Venue venue that means respective. Respective means particular. Classrooms, in which class you study. जिस भी क्लासरूम में आप स्टडी करते हैं उस क्लासरूम में. And last ending, all the students are asked to inform about it to their parents. सभी विद्यार्थियों से उम्मीद की जाती है कि वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देंगे. एंड लास्ट एंडिंग, दैट मीन्स राइटर नेम PN Sharma, principal. Okay, here you have to write the name who is drafting notice, on behalf of whom the notice is written. Okay students, prepare it. Next day I will provide you some more examples. Okay, thank you for attending the class. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class, we have completed till question number 9 of exercise 2
2a, that is exponents. Today we will be starting with question number 10. In question number 10, this is the first part and this is the question we are required to solve. अप्रोच फिर से वही करनी है हमें. इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप पहले पार्ट में देख रहे हो ना, इट इज रिटन x to the power a upon x to the power b whole to the power 1 upon ab, और सिमिलरली सेकंड टर्म है और एक थर्ड टर्म. ठीक, तो वी कैन क्लियरली सी कि इसको हमको क्या करना है, सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू को निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट. दीस बोथ हैव द सेम बेस दैट इज x, और बीच में डिवीजन का साइन है. दैट मींस we could say it could be written as x to the power a minus b, है ना. So we can write it x to the power a minus b and whole power 1 upon a. ठीक, then multiply. Similarly यहाँ पे भी ऐसे करेंगे. It will be x to the power b minus c whole to the power 1 upon bc. Then multiply. Similarly here it will be x to the power c minus a whole to the power 1 upon c. ठीक है, और इसके बाद मैंने पहले ही बताया हुआ कि ब्रैकेट लगा हो और पावर हो तो पावर अंदर आके अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, तो इट विल गिव अस x टू द पावर, क्योंकि 1 अपॉन मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस a माइनस b अपॉन ab, है ना. क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है. ab 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ab आएगा, और a माइनस b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b. ठीक है, ये ऐसे होगा मल्टीप्लाई. इसमें मिलेगा x टू द पावर b minus c upon bc, then multiply by, यहाँ पे हो जाएगा x to the power c minus a upon c. Now you know that since we have the same bases, है ना, x and x, these all are the same base है, तो powers क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x to the power a minus b upon ab प्लस b माइनस c अपॉन bc प्लस c माइनस a अपॉन c. ठीक है, तो फॉर यू मैं इतना सॉल्यूशन जो ये पावर्स का एडिशन है वो अलग कर दे रहा हूँ. ठीक है, ताकि क्लियरली आपको दिख पाए. ठीक, अब हमें एडिशन यूज करना है पावर्स का, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ab, देन bc एंड देन c. तो आपको a b b c और c a तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम क्या आएगा, a b c. एलसीएम इज इक्वल टू a b c. a b c एलसीएम क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में देखिए एक नंबर है a, दूसरा b, दूसरे में b और c, और तीसरे में c और a. और एलसीएम वो नंबर होता है तो जो जिसको तीनों नंबर्स क्या करते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या a b c ही हो सकता है. ठीक है, एलसीएम विल बी ABC. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट ABC नीचे आएगा, और जब AB को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें C मिलेगा, और C का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना पड़ेगा. तो क्या बन जाएगा, AC माइनस BC. ठीक है, देन प्लस साइन ABC है फिर से नीचे, और इसको b से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, a मिलेगा. a का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो वी विल गेट ab माइनस ac. ठीक है, देन ca का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, b मिलेगा, और b का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट में करना पड़ेगा तो वी विल गेट bc माइनस b, है ना, bc माइनस b. ठीक, अब आप क्लियरली देख पा रहे हो ये पॉजिटिव का AC है, दिस इज नेगेटिव AC, तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा. यहाँ माइनस BC है और ये प्लस BC है, दिस विल आल्सो कैंसिल. दिस इज प्लस AB एंड दिस इज माइनस BA बोल रहा है, ABA की चीज है. तो आंसर कितना आ गया, 0 अपॉन ABC. और आप जानते हो 0 को अगर किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 आता है. ठीक है, तो दैट मींस यहाँ से इसको सॉल्व करने में हमें क्या मिला, x टू द पावर 0 मिला, एंड वी नो दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. और यही क्या होता है आंसर, बिकॉज़ वी वर रिक्वायर्ड टू सॉल्व एंड गेट द आंसर. ठीक, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट.
Now moving to question number 10, second part. It is written 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus a. Okay, और we are required to solve this and get the answer. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इस पावर को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x to the power a minus b और यहाँ लिखा है x to the power b minus a. दैट मींस अगर ये नेगेटिव पावर है तो इसको आप नीचे ला सकते हो और लिख सकते हो अपॉन करके, है ना? तो इसको चेंज करके लिखेंगे 1 upon 1 प्लस ये भी x की पावर a minus b है, तो x की पावर a ऊपर रहेगा और अपॉन में x to the power b आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है ना कि x की पावर a अपॉन x to the power b क्या होता है? x to the power a minus b होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे ये चीज लिखी, हमको उल्टा ये चीज लिखना है, तो we will get x to the power a upon x to the power b. Similarly यहाँ पे it will 1 upon 1 plus x to the power b upon x to the power a. ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना है? x की पावर b एलसीएम आएगा और ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गई x की पावर b. We will get 1 upon x to the power b plus x to the power a upon x to the power b. यहाँ पे x पावर a हो रहा है, अगर एलसीएम आया x पावर b, x पावर b से आप डिवाइड करो कितना आएगा? 1 आएगा और 1 से x पावर a मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर a ही आएगा ना. सिमिलरली इधर पे करेंगे तो इट विल गेट 1 अपॉन ये इधर पे जाएगा तो x की पावर a प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर. तो बीच प्लस का साइन, अब आप देखो ये 1 अपॉन ये चीज लिखी है, यहाँ पे भी 1 अपॉन ये चीज लिखी है, इसका मतलब है कि हमें इसका रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल करना है तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे रहेगा. तो वी विल गेट x to the power b upon x to the power b plus x to the power a plus x to the power a upon x to the power a plus x to the power b. ठीक है, अब ऐड करना, देखो ये जो लिखा है वही यहाँ भी लिखा है, दैट इज x की पावर a plus x की पावर b, x की पावर a plus x की पावर b. इसका मतलब एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें सीधे न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है. ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? सीधे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? x की पावर b प्लस x की पावर a मिलेगा और नीचे क्या है? x की पावर b प्लस x की पावर a, तो एलसीएम है ही है. ठीक है, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 will be your answer. This is the question number 10, second part. I hope you have got how to solve this question. Now moving further to question number 11. Now moving to question number 11, it is saying ab to the power y minus z, bc to the power z minus x and c to the power x minus y, and you are required to solve and get the answer. ठीक है, तो यहाँ पे जब ab में ब्रैकेट लगा है इसका मतलब जो ab है वो उसकी होल पावर है y minus z. तो यहाँ पे वही चीज करेंगे, हो जाएगा ab to the power मतलब पूरे की पावर y अपॉन ab to the power z. ठीक है, then डॉट मतलब मल्टीप्लाई bc to the power z अपॉन bc to the power x मल्टीप्लाई ca to the power x अपॉन ca to the power 1. The next thing which we will be doing is find तो क्या करेंगे? यहाँ पे a जो होल टू द पावर y है, दैट मींस मैंने पहले बताया था कि अगर कैसे लिखाओ ab टू द पावर y, इसका मतलब होता है ये पावर दोनों में शिफ्ट होगी, दैट मींस a टू द पावर y और b टू द पावर y. ठीक है, ऐसे इसको फॉर्म कर लेंगे तो यहाँ से बनेगा a टू द पावर y b टू द पावर y मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर z c टू द पावर z मल्टीप्लाई c टू द पावर x a टू द पावर x.
upon it will give us a to the power z, b to the power z, then multiply b to the power x, c to the power x, multiply will get c to the power y and a to the power y. ठीक, अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा हमको, यहाँ से सेम बेस को देखना होगा। यहाँ पे देखिए बेस ए और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब सेम बेस में पावर ऐड, तो a की पावर्स को सबको ऐड कर लें अलग, b की पावर्स को अलग और c की पावर्स को अलग। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा a टू द पावर y प्लस x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर z प्लस y, मतलब y प्लस z, मल्टीप्लाई c टू द पावर z प्लस x, है ना, तो c टू द पावर z प्लस x। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, a की पावर z प्लस y, मतलब a टू द पावर z प्लस y मल्टीप्लाई b टू द पावर z प्लस x, b टू द पावर z प्लस x मल्टीप्लाई here c टू द पावर x प्लस y, तो c टू द पावर x प्लस y। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहा हूं। अब आप देखो, अगर इनको अलग अलग कर दें हम लोग, है ना, तो क्या लिखा हुआ है, ए सेम बेस, बी सेम बेस और सी भी सेम बेस, और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा a टू द पावर y प्लस x देन माइनस z माइनस y, है कि नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन पूरे में लगेगा, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई सिमिलरली b के केस में क्या होगा, b टू द पावर y प्लस z माइनस x। ठीक है, सिमिलरली c के लिए z प्लस x माइनस x एंड माइनस y। ठीक, अब यहाँ देखो दिस y एंड दिस y विल एलिमिनेट, ऐसे ही this z and this z will eliminate, similarly this x and this x will eliminate। ठीक है, आंसर क्या मिल रहा है हमें, a to the power x minus z multiply by b to the power y minus x multiply by c to the power z minus y, and this is your answer। ठीक, so this is solution for question number 11। now moving ahead to question number 12। Question number 12 says simplify x to the power 2n plus 3 multiply x to the power 2n plus 1 and n plus 2, ठीक है, upon x cube whole to the power 2n plus 1 multiply by x की पावर n ब्रैकेट 2n plus 1। ठीक, और आपको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम हम ये करेंगे, पावर्स को आपस में पहले रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पावर्स को रिजॉल्व करने के लिए इसमें सिंगल पावर है तो ऐसे रहने दें, यहाँ पे एक पावर ये लिखी, उसकी मल्टीप्लिकेशन में एक पावर है तो इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लें, ऐसे यहाँ पे भी एक पावर ऐसे, उसकी मल्टीप्लिकेशन में एक कुछ है तो उसको भी सिंगल पावर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, we will be writing x to the power 2n plus 3 multiply x to the power 2n n से multiply होगा तो it will give us 2n square, और 2n 2 से multiply होगा it will get 4n, then 1 will multiply with n will get n, then 1 multiply by 2 will get 2। ठीक, सिमिलरली इसमें भी एक अंदर पावर क्यूब है और ये 2n plus 1 अंदर लेके आएंगे तो विल गेट x to the power 6n plus 3। सिमिलरली यहाँ से मिलेगा n 2n से मल्टीप्लाई होगा तो x to the power 2n square और n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस n। ठीक है, चलिए इसको और फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हो आप x to the power 2n plus 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन है 4n और n, तो वी विल गेट
x to the power 2n square plus 5n plus 2 अपॉन नीचे x to the power 6n plus 3 मल्टीप्लाई बाय 6n plus 3 वही रहेगा और यहाँ पे एज इट इज रख देंगे, दैट इज x to the power 2n square plus n। ठीक, अब नेक्स्ट चीज क्या, सेम बेस है ना, x और x सेम बेस, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी x सेम बेस तो सारी पावर्स को ऐड कर देंगे नीचे। ठीक, तो वी विल गेट यहां से x टू द पावर 2n और 5n कितना हो जाएगा 7n और 2n स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो x की पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3 प्लस 2 5, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड होंगे ना, ये सब आप पहले कर चुके हो। यहां पे कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर ऐसे रहेगा, x की पावर 2n स्क्वायर 6n है और n है तो कितना हो गया प्लस 7n हो गया, और कांस्टेंट टर्म कोई दूसरा नहीं है 3 है केवल, यहां कुछ नहीं प्लस 3 रहेगा। ठीक है, अब डिवीजन हो रहा है और सेम बेस के ऊपर पावर्स है, तो अब डिवीजन के पावर्स क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, इधर पे कर रहा हूं मैं, वी विल गेट x टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 3। ठीक है, नेगेटिव से अंदर जाएगा तो सबको नेगेटिव करेगा, तो वी विल गेट x टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 3। ठीक है, 2n स्क्वायर पॉजिटिव का है, 2n स्क्वायर नेगेटिव का कैंसिल, 7n पॉजिटिव है 7n नेगेटिव है कैंसिल, यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब 2, that means we will get x to the power 2, that is x square, and this is our answer for question number। ठीक है, चलिए इस क्लास में we'll be closing by this question and we'll be doing next thing in the next class। Thank you। Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Let's see what is the outcome of today's class. First we will see relative density. Today, relative density, determination of density of a solid by using a measuring cylinder. Third is measurement of density of irregular solids using Eureka can. And measurement of density of a liquid by using a density bottle, and last one is variation of density of liquids and gases with temperature. The density of a substance with respect to density of water at 4 degrees centigrade is called relative density. Okay students, the density of a substance with respect to density of water at 4 degrees centigrade is called relative density, or in simple word we can say it is the ratio of density of a substance with respect to, it is the ratio of density of a substance with density of water at 4 degrees centigrade. Okay, and its formula is density of substance divided by density of substance divided by density of water at 4 degrees centigrade. Students, note that it is a unitless quantity. Relative density is a unitless quantity. Why? Because
there is in numerator there is density and in denominator there is also density. So the units of these both density will cancel to each other and it is a unitless density. And one thing also, why we use water at 4 degrees centigrade? Because the volume of water is 1 centimeter cube at 4 degrees centigrade. Okay, the volume of water is 1 centimeter cube at 4 degree centigrade, and water is taken as a reference, or we can say standard here. Okay, so this is the relative density, and now we are going to study which is determination of density of a solid by using a measuring cylinder. Students, this is a experiment and you can understand it by a video. I will provide you this video. Of our experiment is to determine the density of a given object which is heavier than water using spring balance and measuring cylinder. We can see the calibration of the spring balance. Here each division is 5 gram. Now the density we know equals to mass by volume. So first we have to find the mass of the object, and using this we can see the mass of the object is coming nearly 70 gram. Now we have to measure the volume of the object by inserting it inside the liquid. We can see the calibration of the measuring cylinder. Each is 2 milliliter. Now the initial reading of the measuring cylinder is 170 ml. Now we are inserting the given object. We can see the rise in the water level, which is coming 180 ml. 180 ml. So the volume is 180 minus 170. That means 10 ml. So by dividing mass by volume, we can get the density of the given object. And in this procedure, we can get the density of any object which is heavier than water. Okay, and the second topic is measurement of density of irregular solids using Eureka. This is also an experiment, and you will see a video on your screen. Now we are going to learn measurement of density of liquid by using a density bottle. So students, now we are going to study measurement of density of a liquid by using a density bottle. Here you can see this is a density bottle. This is a stopper.
this density bottle comes in 50 ml or 100 ml volume. Okay, this stopper is used because when you fill it any liquid in it, if the excess water will come out of it. Okay, so only the 50 ml or 100 ml liquid fill in it. Okay, now to measure the density of a liquid, there are following steps. First, measure the mass of bottle. Second, fill it with water and measure its mass. Okay. In third step, throw this water outside and dry this density bottle, and then fill the liquid for which you want to measure the density. Okay. Fill the liquid and measure its mass. Now, by subtracting the mass of the bottle with water and with liquid, you will find the mass of water fill in it and mass of liquid fill in the density bottle. Now, divide mass of a liquid with mass of water. Okay, then you will find density. You will see here it is mass. One thing to note that 1 gram is equal to 1 centimeter cube. Okay, so the mass of water, let's suppose there is 28 gram of water, so its volume will be 28 centimeter cube. Okay, so the density will be gram per centimeter cube. Okay, students, so this mass will be converted into volume and the density you will find your density. Okay, students. Now, students, we will solve numericals. There are only two numericals based on the measurement of density of a liquid by using density bottle. So first is example number 4 and second one is question number 17. So I am solving question number 17. You have to solve the numerical of example. Okay, and let's see. An empty density bottle weighs 22 gram. So first write what are given here. An empty density bottle weighs 22 gram. Mass of empty density bottle equal to 22 gram. When filled completely with water, it weighs 50 gram, and when filled completely with brine solution, it weighs 54 gram. Now calculate that volume of density bottle and density of brine solution. So in second step, when it is filled completely with water, it weighs 50 gram. So mass of water plus density bottle, okay, is 50 gram. Now we have to calculate only the mass of the liquid filled in the density bottle. So we simply subtract it. Mass of water only is equal to 50 minus 22 gram. It is 28 gram, and we know 1 gram is equal to 1 centimeter cube. Okay, students, 1 gram is equal to 1 centimeter cube. So the volume of water will be is equal to 28 centimeter cube. Okay, now when filled completely with brine solution, it weighs 54 gram. Mass of brine solution plus density bottle is equal to 54 gram. Okay,
the mass of brine solution only is equal to 54 minus 22 gram. We simply divide the mass of density bottle and we will get mass of brine solution only. It is 32 gram. Okay students, this is the mass of brine solution. Now in first step we have to find volume of density bottle. So density bottle is, volume of density bottle is 28 gram because the amount of water filled in it is equal to the density of the bottle. So 28 centimeter cube is the density of volume of density bottle. And in second step, density of brine solution. So here the mass is 32 gram. Mass of brine solution is 32 gram, and density equal to mass divided by volume. Mass is equal to 32 gram, and volume is equal to 28 centimeter cube. So when you divide it, you will find 1.14 gram per centimeter cube. This is the density of brine solution. Okay students? Now students, we are going to study variation of density of liquids and gases with temperature. Students, we know all forms of substance, which is solid, liquid and gases. But in case of solid, if we increase the temperature of solid, it doesn't expand, or it expands so small that it is negligible. Okay? For 20 degree centigrade to 40 degree centigrade, if we increase the temperature from 20 to 40 degree centigrade, its expansion is approx negligible. Okay? But in case of liquids and gases, for rising the temperature of liquid and gas, it's when we increase the temperature of solid, liquid and gases, its volume increases. Its volume increases, and we know the formula of density: mass divided by volume. When volume increases, the density will also decrease. Okay, so when we increase the temperature of liquid and gas, its density decreases. Okay students? Student, welcome to my online chemistry classes for class 8th. Today we discuss what is chemical reaction. What is chemical reaction? When any chemical change takes place. In chemical change, also change the composition of substance. And when composition is changed, it is known as chemical reaction. What is chemical reaction? When a chemical change takes place in a matter, किसी matter में जब कोई chemical change होता है, तो उसको हम उसके composition में भी change होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? Chemical reaction. Okay. 2 टाइप की chemical reactions हैं यहाँ पे आपके कोर्स में, exothermic reaction and endothermic reaction. What is exothermic reaction? Exothermic, when heat is released during the process of chemical change, during the chemical reaction, when heat is released, जब heat बाहर निकले, कोई chemical change हो रहा है और उससे heat बाहर निकले, जब हम चूल्हे में पानी डालते हैं, then heat बाहर निकलती है, CO2 गैस निकलती है. That type of reaction is known as exothermic reaction. देखिए यहाँ जैसे heating of magnesium, ये मैग्नीशियम मेटल है, इस मैग्नीशियम को हमने हीट कराया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. Mg react with O2 to form MgO प्लस हीट एनर्जी यहाँ से इवोल्व रिलीज्ड हुई. तो इस एग्जांपल किसका एग्जांपल? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Exothermic reaction is a type of chemical reaction in which heat energy is released
ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। एग्जांपल क्या है? हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम। व्हेन मैग्नीशियम इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO and gives also heat energy. This is the example of exothermic reaction. Now move to endothermic reaction. It is just opposite to exothermic reaction. In exothermic reaction, heat energy is released when during a chemical change, during a chemical reaction, when heat energy is involved, when heat energy absorbed in chemical reaction, that type of chemical reaction is known as endothermic reaction. For example, when sodium bicarbonate, that is NaHCO3, when sodium bicarbonate is going to be dissociate, जब ये टूटता है, then ये heat energy भी लेता है. It take heat, किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? Heat की प्रेजेंस में टूटेगा. Then heat energy ये टेक करता है, फिर इसके बाद ये देता है सोडियम कार्बोनेट H2O and कार्बन डाइऑक्साइड. Na2CO3 is sodium carbonate, that H2O is water and CO2 is carbon dioxide. So endothermic reaction is that type of reaction which takes place by the absorption of heat energy. And what is exothermic reaction? Exothermic reaction is a type of reaction in which heat energy is released. Okay, and what is chemical reaction? Chemical reaction is a type of chemical change. When during a chemical change, composition is changed, and when the composition is changed, it is known as chemical reaction. Okay, so this is all about this. What is chemical reaction and there are what the types of chemical reaction. Note down कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे. नेक्स्ट में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, today we will discuss about the pollination. So what is pollination? The transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. Means the pollen grains are produced inside the anther. So these pollen grains are transferred from anther. This is the anther to the stigma. This is the stigma of a flower is called pollination. Okay students, the pollination is of two types. First is self-pollination and second is cross-pollination. Self-pollination, if the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of same flower. You can see here, it is a flower and the pollen grains are transferred from this anther to the stigma of a same flower. This type of pollination is called self-pollination. Okay, and if the the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a same flower or different flower of the same plant means एक ही plant में pollen grains का transfer हो रहा है या फिर the different flower of the same plant, एक ही plant के अलग अलग flower में transfer हो रहा है pollen grains का from anther to the stigma is called self pollination. Second is cross pollination. Cross pollination, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower. From the stigma of another flower but of same species. This type of pollination is called cross pollination. Means different plant के flower से pollen grains का transfer हो रहा है from to the different plant. Okay, but both the plants are of same species. So this type of pollination is called cross pollination. This type of pollination is called cross pollination. Means when the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of different flower of the different plant but of same species. Okay.
So this cross pollination is bring about by the several various external agents. These agents may be wind, water, bird, insect, animals, etc. So these are called agents of pollination. Mainly the cross pollination these agents are involved for the pollination in cross pollination. So first of all we will discuss about the pollination by insect. Most of the flowers are pollinated by insect. In this, how these are pollinated by insect, how the insect help in the pollination. Students, many times when you visit in a garden or a flowering season, so what do you say? What do you see? That many of the insects like butterfly, bees, moths are sitting on a flower. And what are they doing? Actually, they are collecting the nectar or honey from the flower, because these nectar or honey is the source of food for those insects. So when they are sitting on a flower, they are actually collecting the nectar from the flower. But at the same time, when they are collecting the nectar, they also help in pollination. How? So when the insect is sitting on a flower and collecting the nectar or honey, at the same time the pollen grains, when the insect are sitting in a flower, the pollen grains get struck to the body of the insect, and when the same insect visit on another flower, the pollen grains which are struck to the body of the insect get dusted off on the another flower, to the stigma of another flower. So at the same time when they are collecting the nectar, they also help in pollination by this way. Okay students, so China rose, pea are the flowers which are pollinated by insect. Second is pollination by water. So pollination by water is mainly occur in Hydrilla and Vallisneria. These are aquatic plants. These are aquatic plants. So this pollination by water mainly occur in aquatic plants or in submerged plants. What are aquatic plants? The plants which are living inside the water, floating on the surface of the water, is called aquatic plant. For example, Vallisneria. How the pollination occur by the help of water? Vallisneria, mostly those stars which are in which pollination occur by water, the male and female flower are grown separately. Means the male plant is grown separately and the female flower grows separately. In Vallisneria, the male plant grow inside the water. Initially, it is born inside the water and grow inside the water. When the male plant get matured, it get detached from the parent plant and float on the surface of the water. At the same time, when the female flower, which is also grown inside the water, but the female flower has a long stalk. By the help of this long stalk, the female flower float on the surface of the water. Then what happens? When both the male and female flower get in contact, then the pollen grains are transferred from the male to the female flower by the help of water. So by this process, the pollination occur in aquatic plants. Next is pollination by wind. Wind also help in pollination. How? Those flowers which are pollinated by wind have the dry and the pollen grains are produced in large in number, because the pollen grains are blown with the wind. So they are produced in large number, because some of the pollen grains get destroyed and some are used for the pollination. That's why they are produced in large number, those flowers. When the wind is blown, so it carries with the pollen grains. The wind carry the pollen grains with it, and those pollen grains are fall on the feathery stigma of another flower. By this, the pollination occur. Means those flowers which are pollinated by wind are produce large number of pollen grains, and the pollen grains are dry. The stigma is feathery, so that it can easily catch the pollen grains which are carried by the wind. Mainly wheat, maize, in these the pollination occur by wind. So this is the pollination. We will discuss about the fertilization next.
So now students, what happened after pollination? After pollination, the fertilization take place. How? The pollen grains which are transferred from the anther to the stigma. Now pollen grains are here on the stigma. This process is called pollination, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Now these pollen grains which are present on the stigma are germinate. Means pollen tubes are germinate from the pollen grains. You can see here these are pollen grains. These are germinate to form a pollen tube. And the pollen tubes grow through the style and reaches to the ovary, then ovule. Then what happen when these pollen grains reaches to the ovule, and now the male gametes which is present inside the pollen grains are also reaches to this ovule, where the egg nucleus which is called female gamete, and these male nuclei is called male gamete reaches to the ovary, where they fuse together. These two male nuclei fuse together with this egg nucleus. Okay? So these male gamete fuses with the female gamete. This process is called fertilization. And after fertilization, a single cell is formed called zygote. So the fertilization is the fusion of male gamete with the female gamete is called fertilization. And after fertilization, a single cell is formed called zygote. This zygote undergo growth and form a cell division. After that, a new individual is formed. Means this single cell, which is called zygote, undergo for cell division and growth. Now, what happened of the stigma, petals, sepals, and ovary? Now, all the parts of a flower like petals, sepals, and stigma, and this stamen are fall off. These parts of flower are fall off, may shrivel and fall off. Then this ovary is developed into fruit. From this ovary develop into fruit, and this ovule develop into seed. So by the fertilization, the formation of fruit and seed occur. So students, you know that this is a whole process of sexual reproduction, and how the fruit and seeds, the formation of seeds occur after the fertilization. So students, next is artificial pollination, artificial fertilization. What is artificial fertilization? When the human beings carry out the fertilization, this process is called artificial fertilization. This is basically used for the garden plants and the cereal plants. Means if we want the desirable features of any plant, we do the artificial fertilization. It is basically carried out by men, by human beings. This type of fertilization is called artificial fertilization. And what are the aims of artificial fertilization? The aims of artificial fertilization is to produce a high yielding seeds and to produce a disease resistant seeds. Means by the artificial fertilization, we produce the plants of high yielding seeds and good quality of flower and seeds, and the seeds which are disease free. These types of plants we grow. So how this artificial fertilization take place? First of all, we select the flowers of desirable characteristics. Means which type of characteristics we want. We select those types of plants or flowers. And after that, the ripe anther. From the ripe anther, take the pollen grains are transferred to the stigma of another flower. Means we select the pollen grains from the ripe anther and get dusted of these pollen grains on the stigma of another flower. Then cover up the flower and
till until the flower develop the fruit and seed. Why we are covering with the polythene those flowers? Because of the pollination occur by the outer source, to prevent the pollination from which is occur from the outer source. हम cover करते हैं flower को जिससे कि pollination outer source से ना हो, इसलिए उस flower को cover करके रखते हैं polythene से. And when the fertilization occur, then a new fruit or seed is developed. So by this process, fruit and seed develop, which contains the desirable characteristics which we want. So this is the process of artificial fertilization. Now students, your unit 2 is finished. We will start the unit 3 in our next class. That's enough for today. Thank you students. Have a nice day. A very good morning students. In the previous lecture, I have explained you overpopulation and causes of overpopulation. And now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So yesterday I have taught you the causes of overpopulation. So there are so many causes of overpopulation, like decline in the death rate, better medical facilities, technological advancement in fertility treatment. So now today I will continue the same chapter, and my today's topic are problems of overpopulation. So बच्चों, overpopulation से बहुत ज़्यादा problems होती हैं. क्या problem create होती हैं? First है हमारा unemployment यानी बेरोजगारी. In many underdeveloped countries there are industries not well established and few employment opportunities for unskilled workers. तो बहुत से underdeveloped country में क्या होता है बच्चों कि इंडस्ट्री अच्छे से एस्टैब्लिश होती नहीं है, तो बहुत ही कम employment opportunities होती हैं unskilled workers के लिए. So unemployment is therefore high, and on the other hand there is often a shortage of skilled workers because there are very few facilities for training. In overpopulated rural areas, unemployment or underemployment is also a major problem. तो overpopulated rural areas में बच्चों जो unemployment है वो एक major problem है. People migrate to the town where it is often even more difficult to find work. तो लोग क्या कर रहे हैं? rural areas से urban areas की ओर, towns की ओर migrate हो रहे हैं. Moreover, the towns जिसकी वजह से क्या हो रहा है? Towns become overcrowded, making living condition poorer. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग people migrate from rural areas to urban areas, so towns are overcrowded and making living condition poorer. तो जिससे वहाँ पर रहने की परिस्थितियाँ क्या होती जा रही हैं? बहुत ही खराब होती जा रही हैं. Now next problem is housing and health. The standard of living in overpopulated countries is low and housing conditions are often poor and overcrowded. तो बच्चों ये जो standard of living है overpopulated countries में क्या है कि जाहिर सी बात है जब जनसंख्या किसी जगह की बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? हाउसिंग की प्रॉब्लम होगी और housing problems are often very poor and overcrowded. So standard of hygiene and nutrition are also low. तो वहाँ पे standard of hygiene मतलब स्वच्छता का भी कम ध्यान रखा जाएगा, hygienity भी कम होगी, तो which leads to health problem. So standard of hygiene and nutrition are also low, which leads to health problems such as malnutrition and spread of diseases. So prevention and cure of diseases is hampered by insanitary condition, by the ignorance of the people and by the lack of the financial resources. So next second problem is housing and health problem. And now third is rapid population growth. Now next problem is rapid population growth. तो जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो रही है? बहुत तेजी से हो रही है. Rapid population growth in most of the underdeveloped countries, population increases rapidly and family planning is not practiced on a large scale due to illiteracy and ignorance. तो क्या है बच्चों कि बहुत से underdeveloped countries में population क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है और family planning क्या है? प्रैक्टिस में नहीं है ड्यू
people in the population who are dependent on the relatively small working section of the population. So these are the problems of overpopulation, like rapid population growth, unemployment, and housing and health problem. Now impact of overpopulation. तो overpopulation के बच्चों क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं? The effect of overpopulation are as follows. First है depletion of natural resources, मतलब natural resources का deplete होना, नष्ट होना. Pressure on natural resources would increase and the food and fresh water supplies would be inadequate or insufficient. तो बच्चों natural resources पर जो pressure पड़ रहा है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और food और fresh water की जो supplies है वो क्या हो रही है, बहुत ही कम है और बहुत insufficient है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि this would result in malnutrition and various diseases. तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बहुत कुपोषण हो रहा है. malnutrition मतलब अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है. तो this would result in malnutrition and various diseases. So this cause depletion of natural resources. Now next is environmental hazards. Overpopulation would increase the demand for area. तो जो overpopulation होती है वो क्या कर देती है, उस एरिया की डिमांड को क्या कर देती है बच्चों, इंक्रीज कर देती है. This would result in deforestation or loss of natural habitat. तो इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों कि डिफोरेस्टेशन, बहुत बड़े पैमाने पर लोग क्या करने लगते हैं, डिफोरेस्टेशन करने लगते हैं. डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जाना. So this would result deforestation or loss of natural habitat. तो natural habitat का भी क्या होता है, लॉस होता है. Increasing industrialization and urbanization would cause imbalances in the atmosphere, leading to global warming. तो बहुत तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब होता है मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, वुड कॉज इम्बैलेंसेस इन द एटमॉस्फेयर. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस आ रहा है एंड दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इज अनदर इफेक्ट ऑफ ओवरपॉपुलेशन, environmental hazards. Now next effect is unemployment and poverty. Unemployment मतलब बेरोजगारी और निर्धनता, गरीबी. So overpopulation would result in scarcity of job. तो overpopulation की वजह से क्या होता है कि बच्चों जॉब की, नौकरी की कमी हो जाती है. As a result majority of population would be poor. जिसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या क्या होती है, गरीब हो जाती है. There would be high cost of living due to the pressure on the economy. So this is impact of overpopulation, unemployment and poverty. Now next impact is health and sanitation. So more land use and poor infrastructure would lower the health conditions and overall sanitation and hygiene. Inadequate medical facilities would have a negative impact on the population and the infant mortality rate would increase. तो क्या हो जाता है बच्चों कि हेल्थ और सैनिटेशन की कमी की वजह से मतलब मोर लैंड यूज, बहुत ज्यादा लैंड यूज हो रही है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है कि हेल्थ कंडीशन और सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है. सो इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी जो मिल रही है वो एडिक्वेट नहीं है. तो जिसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द पॉपुलेशन एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वुड इंक्रीज. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है शिशु मृत्यु दर हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. तो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ ओवरपॉपुलेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन. एंड नाउ नेक्स्ट इज इम्बैलेंस इन ट्रेड. Huge amount of money would be spent on medical care, housing and other public facilities. तो बहुत ज्यादा मात्रा में धन हमारा कहाँ खर्च होता है, मेडिकल फैसिलिटीज पे खर्च होता है, हाउसिंग पे खर्च होता है और पब्लिक फैसिलिटीज पे खर्च होता है. जिसका रिजल्ट क्या होता है, एज अ रिजल्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वुड बी इफेक्टेड. तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है, औद्योगिक विकास हमारा जो होता है वो इफेक्ट होता है. So these are the impact of overpopulation, like environmental hazards, unemployment and poverty, health and sanitation and imbalance in trade. Now next topic is underpopulation. Underpopulation exists when the population of a country is too small
मैम अब आप बना दो। मैम जब आप खाना खा लो बस 5 मिनट का मैम समझा दे। चालू कर दिया। मतलब मुझे मैनेजिंग के खाना मुझे प्रॉब्लम कुछ जाओ यार तुम तो। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have discussed chapter 2 growth of nationalism. Growth of nationalism. So in previous video I have discussed what means nationalism. So the feeling about our nation, the feeling, a strong feeling of our nation's love and loyalty is called nationalism. After that, we discuss the age of revolutions. So at first, age of revolution, the American revolutions time period is 1776 to 1783. माने American revolutions was in America 1776 to 83. American War of Independence, यानी American War of Independence or American Revolution was first organized political struggle and overthrow the foreign rules. यानी American War of Independence or American Revolution was first organized for political struggle because the people of that time in politically exploited, माने politically रूप से क्या थे, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, and in that time for the overthrow the foreign rules, माने overthrow the foreign rules and establish a democratic state in America are called the United States of America. Any American revolutions after the American War of Independence, American Revolution called. This means they first organized the political struggle, and the foreign, overthrew the foreign rules, and thus we established a new state, United States of America. Many causes in that time because American people were not allowed to establish any industry and establish any trade. They had to pay more taxes than the English paid in England. And in England, English या Britishers were paid no more taxes than the American. In 1765, English Parliament passed the Stamp Act. And in 1765, English Parliament passed a Stamp Act with imposed Stamp Act ki taxes on all businessmen. Yet all businessmen paid to that taxes. Many anti-protests could not be seen all over. Many anti-British protests could be seen all over the time. So the Protestant incident known as the Boston Tea Party, in that time, an incident which is known as the Boston Tea Party. Many events in American Revolution. Now we discuss about French Revolution. कि after American Revolution, after the American Revolution, we discuss about French Revolutions because in that time Britishers established 13 colonies in America. So after American colonies, which colonies, which America, which
इंग्लैंड इस्टेब्लिश इन अमेरिका। तो आफ्टर अमेरिकन कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट, माने आफ्टर द दीज यानी इंडिपेंडेंट आफ्टर इन 13 कॉलोनीज अमेरिका बिकेम इंडिपेंडेंट, माने अमेरिका क्या था, इंडिपेंडेंट फिर से आजाद हो गया था। देयर वॉज अ रेवोल्यूशन इन फ्रेंच इन 1789, thus we say after the independence of America, France was a revolution in France in 1789, माने after American Revolution France in यानी France Revolution was in 1789. The French society at that time, माने thus we say in that time कि फ्रेंच सोसाइटी माने जो फ्रांस की सोसाइटी थी in that time माने उस समय was divided into 3 distinct classes or state, माने जो अमेरिका माने फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय 3 states माने 3 states में divided थी यानी बटी हुई थी। माने thus we say the people of France were divided into 3 societies या 3 classes or state. फर्स्ट स्टेट क्या था, तो व्हाट वाज फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट वाज मेड अप ऑफ क्लर्जी, माने फर्स्ट स्टेट जो था या फर्स्ट स्टेट के जो भी लोग थे वो किसमें आते थे, क्लर्जी यानी चर्च के पादरी होते थे। एंड वी डिस्कस टू सेकंड स्टेट, माने इन विच पीपल इन दैट टाइम वाज मेड अप ऑफ द सेकंड स्टेट, यानी सेकंड स्टेट वाज made up of nobility, यानी the noble persons are of in the second state, because the second state was made up of nobility and the nobles were absolute the landlords, माने जो भी nobles होते थे वो क्या होते थे, landlords थे इस समय। Now we discuss about third state. थर्ड स्टेट की कंडीशन क्या थी, व्हाट वर द थर्ड स्टेट यानी व्हाट वर द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल, माने फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे, फर्स्ट स्टेट वाज मेड अप ऑफ क्लर्जी, सेकंड स्टेट वाज मेड अप ऑफ नोबिलिटी या नोबल पर्संस, एंड वी डिस्कस इन थर्ड स्टेट, माने थर्ड स्टेट जो था कंसिस्टेड ऑफ द कॉमन पीपल, माने कॉमन पीपल से कंसिस्टेड था। दे आर मिडिल क्लास मेंबर्स, माने थर्ड स्टेट में सारे मिडिल क्लास के मेंबर्स आते थे। थर्ड स्टेट जो था मिडिल क्लास मेंबर्स का था, और इन बोर्गोनियस एज इन मर्चेंट्स थे, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एसेट्रा, यानी मैनी अदर कॉमन पीपल विच इंक्लूड विच कंसिस्टेड इन थर्ड स्टेट। फर्स्ट टू स्टेट enjoyed the luxury because क्योंकि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट both people feel या both people enjoyed the luxuries, माने उनका जो लाइफ था कैसा था, माने बोथ यानी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट both enjoyed the life luxuries, माने वो अपनी लाइफ में लग्जरीज एंड प्रिविलेज कर रहे थे, owned by all the land between paid no taxes because they had land, माने उनके पास जो भी जमीन होती थी, पेड नो टैक्सेस, माने उसके लिए उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। नाउ द थर्ड स्टेट यानी द कंडीशन ऑफ द थर्ड स्टेट वाज वेरी पुअर या वेरी वीकर बिकॉज थर्ड स्टेट इज कंसिस्टेड इन कॉमन पीपल, तो थर्ड स्टेट वाज हैवीली टैक्स्ड एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड माइजरी, कि थर्ड स्टेट के जो भी पीपल्स थे या थर्ड स्टेट के जो भी लोग थे क्या था, पेड हैवी टैक्सेस, माने उन्हें क्या था, हैवी टैक्सेस पे करने होते थे, एंड लिव्ड अ लाइफ हार्डशिप, सो दे लिव्ड मैनी डिफिकल्टीज मैनी स्ट्रगल इन हिज लाइफ एंड माइजरी, माने उनकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। बट किंग लुइस 16 was independent of the plight of common people, but after in that condition Louis 16 was indifferent, जो क्या था, इन सबसे indifferent था, to the plight of common people, माने उसने common people को independent माने स्वतंत्र कर दिया था,
lived a life of luxury himself because he liked to live a luxury life, क्योंकि वह स्वयं भी एक luxury life जीता था. There were no checks to absolute powers of the French rulers. After the Louis XVI, there were no powers, माने फ्रेंच रूलर्स के पास कोई विशेष शासन, माने विशेष जो नियम थे, विशेष कानून, माने कोई भी रूलर्स जो थे अब विशेष शासन करने वाले नहीं थे. सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, मैं आज आपको यानी क्लास 8 इंग्लिश मीडियम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहती हूँ जो आपकी संस्कृत व्याकरण में हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं. मैंने यहाँ हेडलाइंस लिखी है पठनीयम स्मरणीयम चा, पढ़ने और याद करने योग्य. ये कोई चैप्टर नहीं है आपका, इसे आप अपनी नोटबुक के पीछे वाले पेज पे फिलहाल अभी लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे. ये व्याकरण है और अनुवाद की तालिका है. ये जो मैंने बनाया है ये अनुवाद की तालिका है. ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी पहले जानते ही होंगे इस तालिका के बारे में, लेकिन पुनः अभ्यास करते रहें, क्योंकि आप अभ्यास छोड़ देंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे. तो ये अनुवाद की तालिका मैं आपको इसलिए समझा रही हूं कि आप हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन कर सके. आज जैसा कि आपको पता है बच्चों कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन. आप देखिए, ये करता है सातौते, करता यानी कार्य को संपन्न करने वाला. साह तौते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 9 करता है. और इनकी मैंने मीनिंग भी लिख रखी है ब्रैकेट में आपकी सुविधा के लिए. इसी के नीचे बच्चों पठ धातु लट लकार की क्रिया मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखी है. ये पठ धातु लट लकार की क्रिया है. पठति, पठताः, पठन्ति, पठसि, पठथाः, पठत, पठामि, पठावः, पठाम. तो इस तरह से इस तालिका में 9 करता है और 9 क्रिया है और सबकी मीनिंग भी लिखी हुई है. तो संस्कृत में ट्रांसलेशन का ये नियम होता है बच्चों कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगानी होती है. तो अगर आप ये नियम ना याद कर सके, इतना लंबा नियम, तो मैंने इसके लिए शॉर्ट आउट किया है, नंबरिंग डाली है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब ये है कि आप बस इतना ध्यान रखें कि जिस नंबर का करता है आपको उसी नंबर की क्रिया लगानी है. फॉर एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो, ये ट्रांसलेशन, ये हिंदी में सेंटेंस है, तुम पढ़ते हो, और इसे आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है. तो क्या करेंगे आप, अब देखिए, तुम की संस्कृत त्वम, इसके साथ क्रिया क्या है, पठसी. बस ट्रांसलेशन हो गया, त्वम पठसी. हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों की संस्कृत है आवाम, आवाम के साथ क्रिया क्या है, पठावह. तो हम दोनों पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, आवाम पठावह. तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत. ये है ट्रांसलेशन का नियम. ऐसा ना हो कि वह पढ़ता है तो आप लोग लिख देते हैं कुछ का कुछ भी लिख देते हैं, जैसे सा पठंती लिख देते हैं, तो ये तालमेल सही नहीं है. आपको जिस नंबर का करता है उस नंबर की क्रिया लगानी है, बस आपका सेंटेंस रेडी. तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये नंबरिंग कर रखी है. आप बस इतना ध्यान रखें कि जिस नंबर का करता होगा आपको उस नंबर की क्रिया लगानी है, बस इतना करना है. इस तालिका को आप अपनी नोटबुक में
पीछे के पेज में बना ले, फिलहाल अभ्यास करें इसका। याद ऐसे करना है आपको, सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, और बस उसके नीचे क्रिया लिख दीजिए। और इसके आगे आपको क्या करना है, आप खुद से सेंटेंस बनाए पहले हिंदी में और उन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट करें। जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से 9 सेंटेंसेस होंगे बच्चों। हिंदी में इसे लिखें और उसे संस्कृत में ट्रांसलेट करें। इस तालिका का अभ्यास करें, इसे लर्न करें, इसका अभ्यास करें। ये इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगी। और रूप याद करते चले जो आपकी बुक में है, तो आपको ट्रांसलेशन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning student, this is class 8th E, subject is computer and today's chapter is working in MS Excel. Today's topic is error. What is the errors? Error means something wrong with the way your formula. That means कि you typed wrong formula or wrong entry. Okay. When you type in wrong way, there are some definite errors displayed. There are different types of errors. When error display with the hash, that means with hash message is display your error message. There are different types of error message. In your chapter, only 4 types of error message. First is hash div oblique 0 exclamatory sign. That means कि when you divide 10 divided by 0, this is not possible. That means कि divided by 0 is not possible. When you divide 10 divided by 0, then this error message will display div oblique this and exclamatory sign. Okay, that means divided by 0 is not possible. Okay, and the second is 3 times hash. That means when you write the, suppose that this is your Excel sheet, you write 2, 4, 5, 7, 8, 9, but their space in column, their space is not sufficient. That when space is not sufficient for the value, the 3 times hash error message will display. Okay, when 3 times hash message display, column is not enough for the entered value. Suppose that you entered 10 digit number, but your column has taken only 2 digit value. So this problem resolved by the increase the width of column. Okay, now the third is hash value exclamatory sign. Value is not recognized by the Excel. This means hash value exclamatory sign means value not recognized by the Excel. That means suppose that you enter 25, suppose that this is the A, B, C, D, E column headings, and this is the 1, 2, 3, 4. These are the rows heading. Here 25 and 35. ठीक, you sum
formula write here you write the formula A1 plus C1. ओके, जबकि आपको यहाँ पे लिखना था A1 plus B1. By mistake you write the A1 plus C1. So in this type of writing or in this type of wrong entry, the message will be display hash value exclamatory sign. That means कि value not recognized by the Excel. कि वो अब वो C1 तो यहाँ पर है, C1 is this. So how to recognize the C1 value? Okay. So error message will be display hash value 1. Now the last error is hash ref. Ref means this is the reference. Hash reference exclamatory sign. That means the invalid cell reference in the formula. That means invalid cell reference means suppose that this column is have only numeric value. Okay, you enter numerically, but by mistake you can enter suppose name or character or a symbol, entry a single symbol. Then Excel display this error message hash ref exclamatory sign. Ref means ki invalid cell reference or invalid wrong entry in the formula. Okay, that means कि cell reference means cell address, यानी कि A4 में आपने कोई wrong entry या कोई wrong formula आपने लिख दिया है. So student, I think this is sufficient. This is the 4 errors: hash diff oblique 0 exclamatory, 3 hash value exclamatory, hash this one. Now cut and copy method. Next is the cut and paste method. Cut and paste method and the copy and paste method. The paste method will be used in both copy and cut. How to suppose that this is your Excel sheet like this. Same here, this is the Excel sheet. Control plus cut shortcut key is Control plus X and paste shortcut key is Control plus V. Copy की shortcut key होती है Control plus C and Control plus V. Okay, these are the 2 keys are used for cut and paste. In the cut option, suppose that you write suppose that the A1 cell address or the cell data cut from here and this will paste in D3 cell reference. Okay, you move the record pointer A1, move the record pointer. First step is move the record pointer and select the A1 cell address. Right click with mouse button and select the cut option or press the Control plus X key. You see selected cell is converted into the dotted area. Okay, selected portion is converted into the dotted area and this will be
moved from D3. Move the record pointer in D3 cell reference and press the key Ctrl plus V. When you press the Ctrl plus V key, A1 cell data move from A1 to D3. This process is called moving method. Okay. Same here the copy way. Suppose that this is the A, B, C, D, E, 1, 2, 3 and the 4. This is the column heading and this is the row heading. You write 25, 35 here. Suppose that you copy the B1 cell address data, copy in E3. Move the record pointer in B1 cell and select the and click the second option है and click the right button of mouse and select the press the Ctrl plus C key. Selected area will be dotted and move the record pointer in E3 cell and press the Ctrl plus V key. You can see that copied area, copy cell address in E3 cell address like this. Okay student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.